हाय एवरीवन। सो बहुत दिन हो गया है कोई वीडियो छोड़े हुए, स्पेशली लॉन्ग फॉर्मेट में। शॉर्ट्स तो फिर भी 2-3 मैंने छोड़ा है, बट लॉन्ग फॉर्मेट में कोई भी वीडियो मैंने नहीं छोड़ा है क्योंकि आई वॉज़ नॉट वेल। अभी भी ठीक नहीं हूँ, तो इसी बारे में भी थोड़ा बहुत अपडेट देना था बिकॉज़ बहुत ही इरेगुलर हो गया है सब कुछ। शॉर्ट्स बोलो या वीडियो बोलो, फिर भी शॉर्ट्स में आपने बहुत सारा प्यार दिखाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। एंड जो भी अपडेट है रिगार्डिंग माई हेल्थ एंड ऑल, मैं वो भी आज दूंगी और छोटे छोटे लाइफ अपडेट्स भी आपको दूंगी विथ डूइंग माई मेकअप, बिकॉज मुझे अभी बाहर जाना है, थोड़ा काम है मुझे। आज मैं ऑफिस नहीं गई हूँ, आज मैंने ऑफ फ्रॉम होम लिया है। जिनको नहीं पता, ये मेरा फर्स्ट प्रोफेशन नहीं है यूट्यूब और इंस्टा कुछ भी। मैं एक फुल टाइम जॉब करती हूँ एज एन आर्किटेक्ट। तो आज मुझे थोड़ा बहुत बाहर जाना है, थोड़ा काम है मुझे, तो इसलिए मैं रेडी होते होते आपके साथ बाकी सारे जो अपडेट्स हैं वो शेयर करूँगी। इन द मेन टाइम मैंने इतना टाइम हो गया मैंने वीडियो नहीं बनाया कि मुझे पता भी नहीं है कि मेरे रिंग लाइट ख़राब हो चुका है। इसमें 3 शेड्स के लाइट्स थे, वार्म वाइट, वाइट एंड पूरा जो येलो, और बाकी 2 अभी नहीं, इट्स नॉट इन अ वर्किंग कंडीशन। सो सिर्फ एक ही लाइट काम कर रहा है और मैं उसी में वीडियो शूट कर रही हूँ। सो आज मैं कोई भी प्रोडक्ट डिटेल्स नहीं बताऊँगी, मैं सिर्फ मेकअप करते करते आपके साथ थोड़ा चिट चैट या अपडेट शेयर करूँगी। स्किन केयर मैंने कर लिया है एंड करंटली आई एम अप्लाइंग प्राइमर। सो जो शॉर्ट्स आप अभी देख रहे हो ना यूट्यूब में, वो बेसिकली मेरे ट्रैवल शॉर्ट्स हैं, क्योंकि और तो मेरे पास कोई कंटेंट है नहीं, क्योंकि मैं शूट ही नहीं कर रही हूँ। एंड रिसेंटली मैंने बहुत ट्रैवल किया है। मैंने मार्च के महीने में भी ट्रैवल किया, सॉरी मैंने अप्रैल में भी ट्रैवल किया है, मैंने मई में भी ट्रैवल किया है, और शायद मैं जून में भी ट्रैवल करूँ, क्योंकि अभी तो लाइफ में मेरा वही रह गया है बस। इतना ऑप्टिमिस्टिक वे में इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि इफ़ यू गाइज डोंट नो, मुझे 2022 में सीवियर स्पॉन्डिलाइटिस डिटेक्ट हुआ था विथ नर्व कंप्रेशन। मेरा जो C7 है उसमें प्रॉब्लम थी और नर्व्स कंप्रेस हो गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे सिम्टम्स अराइज हुए थे जो कि अननोन थे। बहुत ही मुझे समझ ही नहीं आता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं, इतने सारे सिम्टम्स किस चीज़ के हैं। बट दिन धीरे धीरे एक्सप्लोर करते करते पता चला कि ये नर्व्स की वजह से हो रहा है, जैसे कि एंजाइटी, पैनिक डिसऑर्डर, बहुत कुछ, हार्ट बीट फास्ट हो जाना, बहुत कुछ नोज़िया, मूड स्विंग वगैरह वगैरह। 2022 की बात कर रही हूँ। एंड 2023 में आके मैंने उसके साथ थोड़ा कोप अप करना सीख लिया था, बट किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जैसे ही मैंने कोप अप करना स्टार्ट किया, वैसे ही मुझे एक दूसरी चीज़ गिफ्ट में मिल गई। कोई नहीं, लाइफ है, होता ही रहता है। सो मैंने अभी एक स्ट्रोक क्रीम अप्लाई किया है, जस्ट डॉटन की, नहीं बताऊंगी बोला था बट फिर भी बोल दिया। तो करेंटली जो मुझे डायग्नोस्ड हुआ है, उससे बोलने से पहले मैं बता देती हूँ कि थोड़ा सा इंट्रो दे देती हूँ कि कैसे मुझे पता चला ये चीज़। एक्चुअली 2024 के मिड से ऑब्वियसली लड़कियों को मेंस्ट्रुअल साइकिल में थोड़े बहुत सिम्टम्स, PMS सिम्टम्स, थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स, नोज़िया ऐसे होते ही थे। बट टचवुड मुझे कभी भी ज़िंदगी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था रिगार्डिंग माई मेंस्ट्रुअल साइकिल। हाँ, थोड़ा बहुत PMS सिम्टम जैसे होते थे वैसा होता था। एंड बीच में एक बार ही हुआ था कि मुझे थोड़े सिस्ट हुआ था, बट दैट वाज वेरी नॉमिनल, एंड वो मैंने आयुर्वेदा से ही ठीक कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया था एलोपैथिक पे। बाय द वे, आई एम सो सॉरी फॉर माई वॉइस, क्योंकि मुझे ठंड लग चुकी है बहुत ही भयंकर तरीके से। बट 2024 के बीच में मैंने नोटिस किया कि जो ओव्यूलेशन पीरियड्स हैं ना, सबके होते हैं। आई मीन 14 डेज़ ऑफ योर 14 डेज़ ऑफ योर पीरियड, जब आपका एग प्रोड्यूस होता है, ओव्यूलेट करते हो, हर कोई लड़की करती है, तब तो यूजुअली कोई सिम्टम्स अराइज होना नहीं चाहिए। बट मेरे केस में था कि मुझे बहुत ज़्यादा पेल्विक पेन हो रहा था,
पहले 2 महीने में मैं इसको टॉलरेट कर गई क्योंकि इतना ज़्यादा मुझे परेशान इसने नहीं किया। बट जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैसे जैसे महीने जाते गए, मेरे लिए इसको टॉलरेट करना थोड़ा मुश्किल हो गया। मैं टॉलरेट कर लेती हूँ पेन यूजुअली, बट इसको टॉलरेट करना बहुत मुश्किल होता गया। तब मुझे थोड़ा डाउट हुआ कि दिस इज़ नॉट समथिंग वेरी नॉर्मल, कुछ तो प्रॉब्लम है। एंड आई वेंट टू विजिट अ डॉक्टर। एंड वन मोर थिंग, दैट मेरे जो पीरियड्स है वो यूजुअली 3 डेज़ का होता था पहले, मोर और लेस 3 डेज़। एंड ये पैटर्न ही है, मुझे कभी भी इससे ज़्यादा पीरियड नहीं हुआ था। बट दिस टाइम जो हुआ था कि मुझे थोड़ा लेंदी पीरियड होने लगे, नॉट वेरी लेंदी, लाइक 4-5 डेज़। एंड इट वॉज़ क्वाइट एबनॉर्मल फॉर मी बिकॉज कभी हुआ नहीं था। बट फिर भी मैंने सोचा था कि हाँ, अकॉर्डिंग टू एज, आई एम ऑलरेडी 31, सो कुछ तो बॉडी चेंजेस होगा ही, बॉडी में कुछ तो चेंजेस नोटिस करेंगे ही हम लोग एट दिस एज। सो इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा इसको तवज्जो नहीं दिया। बट फिर मुझे लगा कि नहीं, जस्ट फॉर अ रूटीन चेकअप आई शुड विजिट अ डॉक्टर। एंड आई वेंट टू अ डॉक्टर। उन्होंने मेरा एक नॉर्मल सा USG किया और मुझे बोला कि तुमको थोड़ा बहुत सिस्ट का शायद प्रॉब्लम हो सकता है, यू शुड गो फॉर मेडिसिन फॉर 3 months। एंड उन्होंने पिल्स सजेस्ट किया फॉर 3 months फॉर सिस्ट। मुझे लगा ओके फाइन, सिस्ट के वजह से ही शायद मुझे ओव्यूलेशन पीरियड में कुछ प्रॉब्लम अराइज हो रहा था। तो मैंने मेडिसिन लिया 3 महीने के लिए। 3 महीने के लिए मैंने नहीं ले पाई मैं, क्योंकि मुझे बहुत गैस्ट्रिक इशू हो रहा था उस मेडिसिन से। तो मैंने 2 महीने कंटिन्यू करने के बाद वो मेडिसिन छोड़ दिया और मैंने प्रॉपरली डॉक्टर को इन्फॉर्म किया कि मैं छोड़ रही हूँ बिकॉज मुझे गैस्ट्रिक इशू हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला ओके फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लो 1 महीने के लिए, 1 month के देख लो 1 month के लिए, अगर ठीक रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसे छोड़ने के बाद 1 महीना मेरा बहुत स्मूथ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2nd महीने से जो पेन लेवल मेरा क्या बोलूँ, जो पेन लेवल मेरा नॉर्मली था 5 to 6, वो पेन लेवल मेरा बढ़ के 7-8 हो गया। मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ क्योंकि आप समझ पाओ। तब मुझे लगा देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, दिस इज़ नॉट सिस्ट, दिस इज़ नॉट हार्मोनल इम्बैलेंस। बिकॉज वो हुआ होता तो मुझे पता होता, क्योंकि जब से मुझे ये स्पॉन्डिलाइटिस डिटेक्ट हुआ था तब से मैं इतना अपने बॉडी को समझ चुकी हूँ, इतनी अच्छी तरीके से, क्योंकि मुझे हर एक सिम्टम पता होता है कि ये चीज़ इससे अलाइन नहीं हो सकता, इसके पीछे कोई दूसरा रीज़न है, ये सिम्टम्स इसके नहीं हो सकते। मैं अपने बॉडी को मतलब माई बॉडी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैं अपने बॉडी को बहुत अच्छे से समझती हूँ। एंड देन मेरी एक फ्रेंड है, वो भी मेडिकल लाइन पे ही है, उसके हस्बैंड भी मेडिकल लाइन पे है। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यू शुड गो फॉर एन MRI, बिकॉज तुम डॉक्टर दिखा रही हो, तुम मेडिसिन ले रही हो, फिर भी तुम्हें कुछ नोटिसेबल चेंजेस नहीं दिख रहे हैं, विच इज़ नॉट राइट। सो अगर तुम इतना पैसा खर्च कर ही रही हो, वाई यू आर नॉट गोइंग फॉर एन MRI, जस्ट गो फॉर एन MRI। उससे पहले मुझे MRI का कुछ पता नहीं था, मतलब पता था क्योंकि मेरे पापा को भी MRI हुआ था, तो मुझे पता था MRI चीज़ क्या है, बट कैसे होता है नहीं होता है नहीं पता था। तो मैंने बोला मे बी ही इज़ राइट, बिकॉज ऐसे अंधेरे में सुई ढूंढने से तो कुछ मिलेगा नहीं। तो मैंने MRI के लिए मैंने ऑप्ट किया। एंड एक्सपेंसिव से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव, चलो कोई नहीं ठीक है, बट प्रोसेस वॉज वेरी डिस्टर्बिंग। मतलब इट वॉज पैथेटिक। मुझे बहुत ही इरिटेशन हुई MRI से, मतलब फिज़िकल इरिटेशन नहीं, मुझे मेंटल इरिटेशन हुआ कि प्रोसेस थोड़ा सा ताकि मुझे एंजाइटी है ऊपर से, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। एनीवेज जब MRI में करने गई तभी जो MRI करते हैं ना, उनसे मैंने पूछा कि इज़ देयर एनीथिंग सीरियस। ओके, सो मैंने अपना आईब्रो कर लिया है, क्योंकि आईब्रो करते करते बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और जो रेडियोलॉजिस्ट थी वहाँ पे, उनसे मैंने डायरेक्टली पूछा कि इज़ देयर एनीथिंग सीरियस। तो उनका मुंह देख के मुझे पता चल गया था कि नॉट एवरीथिंग इज़ नॉर्मल इन दिस MRI। तो मैंने वेट किया, क्योंकि MRI रिपोर्ट आने में 1.5 दिन 2 दिन टाइम लगता है, ऊपर से सैटरडे संडे भी था।
जब MRI रिपोर्ट आया तो मैं कुछ और प्रेडिक्ट कर रही थी, ये उसी से सिमिलर निकला, बट दिस आई हैड नो आइडिया अबाउट। सो मेरे MRI में निकला था कि मुझे 1.7 इंटू 1.8 सेंटीमीटर का, आई मीन 18 इंटू 17 mm का फोकल एडिनोमाइसिस है। अब मेरे लिए एडिनोमाइसिस इज़ ए वेरी न्यू थिंग, मतलब मुझे कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि आपको हार्मोनल डिसबैलेंस, आपको PCOS, PCOD इसके बारे में तो आइडिया होता है। एडिनोमाइसिस, एंडोमेट्रोसिस, ये सब के बारे में आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं रहता है until and unless you have it. But unfortunately every 1 out of 5 women have either of this. Anyways, तो उसके बाद मैंने रिसर्च करना शुरू किया, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। इंडिया के बेस्ट डॉक्टर्स, सिटी के बेस्ट डॉक्टर्स, मैंने किसी को नहीं छोड़ा कि मुझे मैं किसी चीज़ को स्पेशली इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, मैं बहुत सारे लोगों के बेस्ट एडवाइस लेने के बाद ही कुछ डिसीजन में पहुंचती हूँ कि मुझे क्या करना है। एंड एडिनोमाइसिस होता क्या है ये मैं थोड़ा बता देती हूँ। इट्स जस्ट लाइक आपका जो यूट्रस होता है ना, यूट्रस के वॉल एरिया में मुझे मेरे डॉक्टर ने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताया था, मैं वही बताती हूँ। जैसे बरसात के मौसम में, मानसून में कभी कभी होता है कि वॉल्स में, रूम के, घर के जो आपके वॉल्स है उसमें सीपेज दिखने लगता है, वाटर डैम्प हो जाता है। वैसे ही आपके यूट्रस में ब्लड डैम्प हो जाता है थोड़ा बहुत, फॉर एनी रीज़न। किसी भी कोई भी पीरियड में, 2-3 पीरियड में आपका पीरियड ब्लड क्लियर नहीं हुआ, या फिर 30 के बाद ये कॉमन है, हो सकता है। इफ़ यू आर नियर टू योर मेनोपॉज, कोई भी रीज़न से आपका यूट्रस में वो ब्लड पूरा नहीं निकल के थोड़ा सीपेज टाइप का एब्जॉर्बेशन होके वॉल में वो रह जाता है, जिसकी वजह से आपको पीरियड पेन हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मेरे केस में मैं ये नहीं बोलूँगी कि मुझे मेंस्ट्रुअल साइकिल में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। मेरे केस में मुझे ओव्यूलेशन पीरियड में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, पेल्विक पेन, नोजिया, मुझे किसी भी चीज़ की स्मेल से बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, इरिटेशन हो रही थी, स्पेशली खाना, कोई भी खाने की स्मेल से। तो मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। जैसे कि मैंने बोला कि मैंने सिटी तो छोड़िए, मैंने देश के एंडोमेट्रोसिस एंड एडिनोमाइसिस सारे स्पेशलिस्ट से बात कर लिया है मैंने अपॉइंटमेंट लेके। बट इस जगह पे मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, क्योंकि मेडिकल साइंस के हिसाब से इसकी कोई क्योर है नहीं, वो भी मुझे भी पता है, मैंने देख लिया था। Until and unless you remove your uterus, obviously which is an extreme condition and you don't want to save your fertility, then you can opt for that. But obviously at this age, at the age of 31, I am not willing to do that for sure. So मेरे केस में जो ऑप्शंस बचते हैं जिसके लिए आई कैन ऑप्ट फॉर वॉज आइदर लैप्रोस्कोपी सर्जरी, जिसमें आपके जो एरिया है यूट्रस के वॉल का वो निकाल दिया जाता है लैप्रोस्कोपी करके, एंड इट्स ए वेरी मिनिमल प्रोसीड्योर, यू कैन गेट वेल very soon and you can join your walks, you can get back to your normal life. And the second thing was to be on hormonal pill, जो आपके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं, बट इट कांट क्योर योर एडिनोमायोसिस, बिकॉज उससे आपके पेन कंट्रोल हो सकते हैं, पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं जैसे होते हैं PCOS PCOD में, बट ये एडिनोमायोसिस के कहीं से भी क्योर नहीं था। एंड क्योर तो एडिनोमायोसिस का होता ही नहीं है, इसका तो ऑब्वियसली सर्जरी, रिमूवल इज़ द ओनली प्रोसेस, बट इन माई केस इट वॉज फोकल and it was small to moderate size, basically considered as small. So in my case I have a scope, I have an opportunity to opt for medicinal way rather than go for a surgery. But मेरे केस में मुझे multiple suggestions मिलने लगे, like
कोई डॉक्टर मुझे बोल रहा था कि अभी तो फोकल है, साइज़ भी स्मॉल है, यू शुड ऑप्ट फॉर ऑपरेशंस। एंड मुझे लगा ओके, बट देन मुझे 2-3 डॉक्टर ऐसे भी मैंने कंसल्ट किया जिन्होंने मुझे डायरेक्टली बोला है, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि you are not planning to conceive right now, you have no plan, why you don't need to opt for a surgery, और कोई ज़रूरत अभी है नहीं, तो what we can do, surgery is a way but it is the last way, so before that if we have a chance to opt for medicinal way, why not। तो वहाँ मुझे बहुत पॉजिटिविटी मिली। एंड मेडिसिनल वे में अगर आप जा सको, ओरल मेडिसिनल वे, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं इसके। एक तो हार्मोन पिल्स में जाके आप सिम्टम से थोड़ा रिलीफ पा सकते हो, जो कि मैंने किया फॉर 2 मंथ्स। एंड डॉक्टर ने मुझे एक और ऑप्शन दिया था विच वॉज डेनोजेस्ट। इफ़ यू कैन सर्च फॉर डेनोजेस्ट, क्या करता है कि आपका एस्ट्रोजन प्रोडक्शन कम्प्लीटली बंद कर देता है, जिससे एडेनोमाइसिस और एंड्रोमाइसिस का जो ग्रोथ है ना, एंड्रोमाइट्रोसिस बाय द वे मैं बता दूँ, एडेनोमाइसिस जैसे यूट्रस के वॉल में रहता है, एंड्रोमाइट्रोसिस स्प्रेड कर जाता है पूरे बॉडी में, इवन ऑन योर आइज़। ये सेल ग्रोथ होता है, नॉन कैंसीरियस है बट सेल ग्रोथ होता है, अनवांटेड सेल ग्रोथ। और आपके ब्लैडर में, यूट्रिन लाइन पे, कहीं पे भी, एब्डोमेन के कहीं पे भी, इवन ऊपर जाके चेस्ट तक, लंग्स तक भी पहुंच सकता है। सो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि इट वॉज नॉट एंड्रोमेट्रोसिस, इट वॉज एडिनोमाइसिस व्हिच ओनली स्टेज विद इन द यूट्रस एरिया। तो वो एक मेरे लिए रिलीफ था कि इतने सारे बुरे न्यूज़ में कोई तो एक पॉजिटिव न्यूज़ हो जिसको मैं ट्रैकल कर पाऊँ। सो उन्होंने मुझे, जैसे मैं बोल रही थी कि हार्मोनल पिल के बाद मुझे लगा कि नहीं, आई शुड ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स एंड समथिंग व्हिच कैन एक्चुअली ट्रीट और मे बी श्रिंक माई एडेनोमाइसिस। तब मुझे डॉक्टर ने बोला कि ओके फाइन, आई बिलीव, मुझे डायरेक्टली बोला आई बिलीव कि तुम बहुत कोशिश कर रही हो कि ये कोई ऐसी जगह पहुंच जाए कि इनएक्टिव फेज़ में चला जाए, जहाँ कोई क्योर तो है नहीं बट एसिम्टोमेटिक हो जाए, इनएक्टिव मोड पे चला जाए, ताकि उसका कोई सिम्टम्स मैं भूल ही जाऊँ कि मुझे एडेनोमाइसिस था कभी। तो मैंने बोला यार ऑफ कोर्स। ऐसे एक चीज़ मैं बता दूँ, एडेनोमाइसिस और एंड्रोमाइसिस में जो पेन होता है ना, मैं ऐसे हंस के बात कर रही हूँ, बट इफ़ यू गूगल इट आपको पता चलेगा किडनी स्टोन, चाइल्ड बार्थ और किसी केस में हार्ट अटैक से भी ज़्यादा है। और मैंने ये फील किया, नहीं तो मैं MRI डॉक्टर तक और लेट पहुंचती। मेरा फोकल है, मेरा स्मॉल टू मॉडरेट साइज में है, फिर भी मैंने जो पेल्विक पेन सहा है, मुझे किडनी स्टोन था बाय द वे। मुझे एक पॉइंट ऑफ टाइम में मैंने किडनी स्टोन भी डील किया है, बैक ईयर 2027 ऐसे। मुझे पता है किडनी स्टोन में कितना पेन होता है। ये किडनी स्टोन का बाप था। तो मुझे पता है कि गूगल जो बोल रहा है बहुत सही बोल रहा है। एनीवेज, तो उसके बाद मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि तुम यू कैन गो फॉर डायनोजेस, दो इट्स एंड्रोमेट्रोसिस, स्पेसिफिक मेडिसिन फॉर एंड्रोमेट्रोसिस, बट एडेनोमाइसिस के लिए भी ये मेडिसिन काम कर सकता है, दो एडेनोमाइसिस इटसेल्फ हैज़ नो स्पेसिफिक मेडिसिन टू ट्रीट नाइदर एंड्रोमेट्रोसिस। हम एक्सपेरिमेंटल फेज़ में ही इसको देख सकते हैं। मैंने बोला ओके फाइन, अगर मैं मेडिसिन ले ही रही हूँ और मेरी सर्जरी तक पहुँचना नहीं है, सो आई कैन एटलीस्ट ट्राई। सो डायनोजेस से क्या होता है ना, आपका एस्ट्रोजन प्रोडक्शन बंद हो जाता है। एक्चुअली एस्ट्रोजन इज़ कंसिडर्ड एज ए फूड ऑफ एंड्रोमेट्रोसिस और एडेनोमाइसिस। जितना एस्ट्रोजन प्रोडक्शन होगा उतना इसको स्प्रेड होने में या और बढ़ने में हेल्प होगी। तो मेरा जो है डायनोजेस्ट जो करेगा, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ही पूरा बंद कर देगा, आपका एस्ट्रोजन ही प्रोडक्शन नहीं होगा, विच मीन्स इट्स ए टेम्पररी मेनोपॉज, बिकॉज यू वॉन्ट टू गिव ए रेस्ट टू योर एंटायर सिस्टम। तो यूट्रस, ओवरी, सबको रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन प्रोडक्शन ही बंद हो जाएगा। यू आर ओनली लिविंग ऑन प्रोजेस्ट्रॉन। सो इसका साइड इफ़ेक्ट ना, वो जो पील्स होते हैं PCOS PCOD वाला, उससे काफ़ी कम होता है।
क्योंकि ईस्ट्रोजेंस का ही साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आपका ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन ही बंद कर दे रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बहुत रिलीफ में रहोगे, पेन वगैरह सब कुछ में। और मेरा जो एडेनोमाइसिस का पेन था ना, वो मोर ओवर हार्मोन ड्रिवन था, ईस्ट्रोजन ड्रिवन था। इसलिए मुझे स्पेसिफिक टाइम पे, ओव्यूलेशन टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे पेन हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला आपके लिए तो ये ऑप्शन और भी ज़्यादा काम करना चाहिए, यू शुड ट्राई इट। मैंने बोला ओके फाइन। सो फ्रॉम पास्ट 8 to 9 days आई एम ऑन डाइनोजेस्ट एंड आई एम ऑन माई ओव्यूलेशन पीरियड। आई विल नॉट से कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा है, मुझे थोड़ा बहुत कंप्रेशन, थोड़ा बहुत पिंचिंग पेल्विक एरिया में, लोअर एब्डोमेन में हो रहा है। बट इट वॉज़ नॉट दैट ह्यूज कि मैं किसी से बात नहीं कर पाऊँ, मैं काम पे नहीं जा पाऊँ। नो, नॉट लाइक दैट। जो मेरा पहले 2 महीने में मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे सामने कोई बात कर रहा है, मैं उसको सुन नहीं पा रही हूँ कॉन्सेंट्रेशन से, क्योंकि इतना ज़्यादा मैं पेन में हूँ। मेरा कोई कॉन्सेंट्रेशन लेवल ही ज़ीरो हो गया था। उससे में तो मैं बहुत ही ज़्यादा बेटर कंडीशन में अभी हूँ। एंड होपफुली सिर्फ 8 दिन हुए हैं मुझे डायनोजेस्ट पे, एंड होपफुली इफ़ आई टुक इट फॉर 6 months और मे बी 1 year, यू कैन गो फॉर 5 years टू। बट इतनी ज़रूरत है नहीं, आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि आपके सिम्टम्स कैसे हैं। बीच बीच में आपको टेस्ट में रहना पड़ेगा, टेस्ट करके देखना पड़ेगा। सो विदिन 2-3 months कंसिडरेबली पेन थोड़ा रिड्यूस हो सकता है। एंड maybe within 6 months to 1 year you can expect, it is not guaranteed, but you can expect कि आपका जो लेसन साइज है, I mean आपका जो लेसन साइज का एंडोमाइसिस का, वो श्रिंक हो सकता है। एंड आई एम होपफुल कि मेरे केस में भी भगवान करे ऐसा ही हो, क्योंकि होप करने के सिवा तो और कुछ कर नहीं सकती मैं। एंड पहले से बेटर हूँ, ठीक नहीं हूँ बट पहले से बेटर हूँ। सो लेट्स सी। एंड इसीलिए मेरी जो रेगुलरिटी थी, मैंने सोचा था कि मैं 2025 से इंस्टा और यूट्यूब में मोर एक्टिव रहूँगी, बट लाइफ हैज़ अनदर प्लान्स एज यूजुअल। बट होपफुली मैं अब से रह पाऊँ कि एटलीस्ट मैं उस कंडीशन में तो हूँ अभी कि मैं बैठ पा रही हूँ, थोड़ी बहुत सपोर्ट ना लेके ऑफिस जा पा रही हूँ। सो आई होप कि ये भी कर ही सकूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल इट्स लाइफ, इट हैज़ टू गो ऑन। एंड थैंक यू सो मच कि इरेगुलर होने के बाद भी आपने मेरे शॉर्ट्स में थोड़ा बहुत व्यूज़ दिया। रिस्पॉन्सिबल एक्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि लोग, जो भी आप लोग देख रहे हो, उनको सामने से ऐसा लगे कि ये 2 दिन आती है फिर 10 दिन गायब हो जाती है। वो इमेज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अटमोस्ट पंक्चुअल पर्सन हूँ। मैं खुद नहीं ज़्यादा पंक्चुअलिटी में मेंटेन करती हूँ, डिसिप्लिन में मेंटेन करती हूँ लाइफ में, कि मेरी एक अलग इमेज बन जाए कहीं पे, ये मुझे बिल्कुल हज़म नहीं हो रही थी। मुझे लगा कि नहीं, मुझे प्रॉपर सच बता देना चाहिए कि किस लिए ये सब हो रहा है। इट्स अ लॉन्ग जर्नी विथ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल चेंजेस, एक्टिविटी, एडिंग एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो मेडिसिनल वे, बिकॉज आपको अभी 2-3 दिन में तो कुछ समझ में आएगा नहीं। यू हैव टू बी ऑन मेडिसिन फॉर एटलीस्ट 1 year। सो उसके बाद ही आप कुछ प्रेडिक्ट कर पाओगे हाउ योर बॉडी इज़ फीलिंग। सो अभी तो मैं कुछ कह नहीं सकती, इट्स जस्ट दैट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट, ताकि जो भी हो रहा है, जो भी होगा, उससे कोप अप कर सकूँ। So yeah, that's it, and stay blessed, stay happy, and try to be as much healthy as possible by adopting healthy lifestyle, food, and do any such activities like yoga or gymming, anything, because आपको कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। And please 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 pray for me, ताकि ये फेज़ भी अच्छी तरीके से निकल जाए। And I want to get back my previous life again, health-wise. So yeah, thank you for supporting me. I hope to see you all soon. Thank you.